एग्जाम्पल 7.13। तो कल हमने कैलोरीमेट्री और हीट इक्वेशन देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हीट इक्वेशन एंड कैलोरीमेट्री। एग्जाम्पल 7.13। इफ द टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम मास ऑफ अ मटेरियल, तो मास दे दिया आपको, ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया है 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, rises from 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री, फाइंड द हीट रिसीव्ड। कौन सा इक्वेशन यूज होगा? हीट इक्वेशन। तो कल ही हमने देखा था हीट इक्वेशन, हीट रिसीव्ड और हीट रिलीज्ड इज एम एस डेल्टा टी। तो हमारे पास मास दिया है 4 किलोग्राम, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है एस, दैट इज 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री, क्योंकि 30 माइनस 20, तो T2 is 30, T1 is 20, that is 10 degree Celsius. And you are supposed to find out what is the amount of heat received. Extremely simple question है। कल ही हमने देखा था what is the equation for heat received? ms delta T। तो ms delta T Q equal to m is 4, s is 300 and delta T is 10। 4 थीटा 12 और आगे 1000 है, तो 12,000, दैट इज 12,000 जूल। डन, सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.14। फाइंड द थर्मल कैपेसिटी फॉर अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 0.2 किलोग्राम if the specific heat capacity of copper is 290 joule per kilogram per degree Celsius. What is thermal capacity? Mass into specific heat। Done, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल। तो आपको पूछा है थर्मल कैपेसिटी, आपको मास दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है 290। हो गया, क्वेश्चन खत्म। 290 इंटू 0.2 58, 58 आ जाएगा आंसर जूल। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट थर्मल कैपेसिटी। मैं थर्मल कैपेसिटी को सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पहले हमने क्यू फाइंड किया, दैट वाज हीट रिसीव, टोटल हीट। ये थर्मल कैपेसिटी है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, QT इक्वल टू m इंटू एस। एंड सॉल्यूशन इज इवन सिंपलर, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। m को, मास को 0.2 को 290 से मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच इज दिस? 58। डन, खत्म। यूनिट क्या आएगा? जूल पर पर डिग्री सेल्सियस। पक्का? श्योर श्योर। देख लो एक बार, मास और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या था? अभी दिखा, इधर दिखा, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मास इज किलोग्राम और ये जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.15। बहुत ज्यादा लिखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा कैलोरीमेट्री पे। ओनली बाय लुकिंग एट फ्यू वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन किसका है। देखो मैंने यहाँ देखा SW, बात खत्म हो गई। S स्पेसिफिक हीट दिया है, मतलब कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन होगा ये। अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम of 0.06 kilogram is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degree Celsius. It is then immediately transferred to 0.12 kilogram copper calorimeter। अभी कैलोरीमीटर बोल दिया तो ये कॉपर वेसल, मतलब सिलिंड्रिकल वेसल प्लस स्टीरर का मास है, टोटल मास है, कंटेनिंग 0.30 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो आपको याद होगा, हमने कल देखा था कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है? वाटर। वाटर का मास कितना है? 0.30 किलोग्राम, और वाटर का टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर वाटर का होता है वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी होता है, जिसको हमने बोला था T2।
T2, और जो हॉट सैंपल ए था वो था T1। यहाँ पे सैंपल डेफिनेटली स्पीयर होगा, क्योंकि उन्होंने पहले स्पीयर को कहाँ रखा, बॉइलिंग वाटर में, और टेम्परेचर बता दिया 100। फिर आगे बोलेंगे कि इसको आप शिफ्ट करने वाले हो किसमें, कैलोरीमीटर में। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट एट 28 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW is 4.18 into 10⁻³ joule per kilogram per Kelvin. Specific heat capacity of copper is 0.387 into 10⁻³ joule per kilogram per Kelvin. ओके, तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक स्पीयर है एल्यूमिनियम का, विच इज प्लेस फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होगा वही स्पीयर का टेम्परेचर बन जाएगा। सफिशिएंट टाइम बोला है इसके लिए। अब इसको उठा के तुमने रख दिया कैलोरीमीटर के अंदर, और कैलोरीमीटर के अंदर क्या था, वाटर था। तो देयर विल बी हीट एक्सचेंज बिटवीन एल्यूमिनियम स्पीयर एंड वाटर एंड कैलोरीमीटर। और स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, तो फाइंड आउट व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो गिवन पैरामीटर में व्हाट वी हैव इज, नंबर 1 हमारे पास स्पीयर ऑफ एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है, मास ऑफ, अभी सैंपल को तुमने क्या बोला था, ए, उसको डिनोट किससे किया था, m1। तो एक काम करो, पहले ना ये सब आप लिख ही लो, बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई जो जो पैरामीटर्स हमने बेसिकली यूज किए सब लिख लो। m1 था सैंपल का मास, यहाँ पे सैंपल है एल्यूमिनियम स्पीयर विच इज 0.06 kg। m2 मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है, 0.12। m3 मास ऑफ वाटर 0.3। S1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। क्या पूछा है हमको, वो पूछा है ना, तो ये आपको पूछा है, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। इसको साइड में कर देते हैं। S2 कॉपर का स्पेसिफिक हीट था। S2 कॉपर का कितना दिया हुआ है, 0.387 इंटू 10⁻³ ऑफकोर्स ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। S3 वाटर का 4.18 इंटू 10⁻³ T1 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन T2 25 और फाइनल टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, you are supposed to find out S1 specific heat of aluminium। फॉर्मूला तो आपको भी याद होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यू डू नॉट रिमेंबर, दैट इज ओके इफ यू डोंट रिमेंबर। सिर्फ हीट ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है पता होना चाहिए। हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। और हीट लॉस्ट होता है, इफ यू रिमेंबर, ms डेल्टा टी। यहाँ पे भी ms डेल्टा टी, यहाँ पे भी ms डेल्टा टी। तो पहले तो ऐसा लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो डेल्टा टी है, लेफ्ट हैंड साइड पे है हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम, मतलब m1s1, और हीट लॉस्ट तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर माइनस, तो T1 माइनस टी। ये होता है कॉपर का M2s2। कॉपर ने हीट किया गेन, तो यहाँ पे T माइनस T2। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा वाटर का M3s3 T माइनस T2। गुड, क्लियर यहाँ तक? आपको क्या चाहिए, S1 हो गया बस। S1 इक्वल टू M2s2 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T प्लस ऑफकोर्स M3s3 T माइनस T2 अपॉन M1 T1 माइनस T। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू यूज टू फाइंड आउट S1, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करने के लिए आपको ये लगने वाला है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू नीड। ओके,
तो आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमको सिर्फ चाहिए इसका आंसर, और आंसर इज वेरी सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशंस ही है यहाँ पे, देयर इज नथिंग मोर देन कैलकुलेशंस। तो वैल्यूज m2, व्हाट इज m2? 0.12, s2 387 into 10 raised to 3, t minus t2, t कितना है 28 minus 25, okay, upon m1 0.06, t1 100 minus 28, m3 0.3, very good, s3 4.18 into 10 raised to 3, t minus t2 ये तो सेम आएगा, तो दिस इज 28 minus 25 और अपॉन m1 0.06, अच्छा सेम है, ओ ठीक है, गुड, सेम है, तो फिर ये डबल डबल नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है, आई विल जस्ट कंबाइन दीज टू टर्म्स एंड डन। फिलहाल लिख दिया तो लिख दिया, एनीवेज 100 minus 28 कर लो सॉल्व, सिंपल है। ये कितना है 3, ये कितना है 0.12, व्हाट इज 3 into 0.12? 0.36 into 0.387 into 10 raised to 3, देन ये तो इजी है, दिस इज 6 into 10 raised to -2 into 72। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो फिर बेटर आई विल राइट डाउन ओनली वन डिनोमिनेटर ओवर हियर, तो प्लस 0.3 into 3, 0.9 into 4, हाँ, into 10 raised to 3 कॉमन निकाल लो, बाकी कैलकुलेशन कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है, आई विल टेल यू रफली इफ यू रिमेंबर व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 36, नहीं याद, 35 का याद है, याद रखना ही नहीं है, 1225 है ना, तो लगभग 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 ये 1300-1350 के आसपास आएगा, पॉइंट लगा दोगे, व्हाट इज 0.36 into 0.387, चलो मैं आपको और सिंपल करके देता हूँ, इसको 0.4 मान लो, व्हाट इज 0.36 into 0.4, व्हाट इज 36 for the 72 का डबल 144, think and tell me, अरे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 0.36 into 0.4, 36 into 4, 0.144 के 0.0144, देखो इधर है ना 2 डेसिमल थे, इधर 1 था, तुमने दोनों हटा दिए, तो 36 into 4 कर लिया 144, तो 3 डेसिमल लगाओगे तो 0.0144, वो तो हम एग्जैक्ट करने वाले हैं, 10⁻³ पहले निकाल लो कॉमन, 10⁻³ आ गया कॉमन, अब ये बाकी 0.144 के आसपास आएगा रफली रफली, और वो 4 9 है उधर, 36 तो 3.6 हो जाएगा, वो रफली रफली कितना था 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 0.38, 0.139, मैंने 0.144 लिखा था तो 0.139 है, दिस इज 0.139, हो गया पहला, ये तो सिंपल है, दिस इज एक्सट्रीम सिंपल, 4 into 9 36 3.6, तो रफली रफली 3.6 है वो, 4.18 into 0.9, 4.18 इसमें ऐड करना है ना, इसमें हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है 4.18 into 0.9, 0.9 था ना, 0.9, तो कितना आ गया 3.762, 3.90132 ऐड करके 0.390, तो ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 3.9, अप्रोक्सीमेटली 3.90 हो गया, न्यूमरेटर खत्म, डिनोमिनेटर में कितना है 6 into 72 into 10 raised to -2, ऊपर जाएगा तो 10 raised to +5, 10 raised to +5, अभी इसको सॉल्व कर लो, 72 सिक्स और उसका रेसिप्रोकल 430, 432, श्योर श्योर
तो 1 डिवाइडेड बाय 432, 0.00231 मल्टीप्लाइड बाय 3.9, 3.9 है ना, ये देखो 3.90, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3.90132, 0.00903, तो 0.00903 इंटू 10⁵ बराबर 10⁵, 903। ये आ गया आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। चेक कर लेते हैं कि कितना आंसर है। एग्जाम्पल कौन सा था ये, हमारा थोड़ा सा गलत आया है, थोड़ा सा, इन्होंने 903.08 लिखा है, तो बस ठीक है, हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो हमारा भी उतना ही आ गया 903, गलत नहीं है, वी हैव लेफ्ट फ्यू डेसिमल्स देयर। यूनिट बताओ, यूनिट के बिना आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो डन, करेक्ट। तो इमेजिन ये क्वेश्चन आपको नीट या जेडब्ल्यू में आ गया, इमेजिन। तो डू वी हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डू कैलकुलेशंस? ऑफ कोर्स नो। इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं कैलकुलेशंस को? सबसे पहले डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर को पहले सिंपलीफाई कर लो। ये है 72, ये है 0.06। फिलहाल पॉइंट को साइड में रख दो। 72 इंटू 6, 70 इंटू 6, 70 इंटू 6 इज 420। कितना? 420। तुमने दो डेसिमल को साइड में रखा था, वापस लगा दो 4.2। 4.2 का 0.2 हटा दो, 1/4। 1/4 डिनोमिनेटर में 4 है, साइड में कर दो, न्यूमरेटर को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 4, अप्रोक्सीमेटली। मैं वापस बता देता हूँ, I'll repeat again. This is 72. This is 0.06. Remove point. 72 into 6, roughly 420, क्योंकि 70 into 6 is 420, बराबर। और ये जो तुमने 10⁻² हटाया था, वापस लगा दोगे 4.2। 0.2 को रिमूव कर दो, फिलहाल डिनोमिनेटर में आ गया 4, 4 को कर दो साइड में, डिनोमिनेटर में ऊपर। ये 0.12 इंटू 0.4 है, तो पॉइंट हटा दो, 12 4 48, कितना? 48, 50 मान लो। तुमने 3 पॉइंट हटाए थे, 3 पॉइंट वापस लगाओगे, 0.05, 0.05। ये 10⁻³ है, वो तो कॉमन निकालूंगा मैं, वो कॉमन निकालने का रीजन है, बताता हूँ बाद में। तो 10⁻³ तो बाहर गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो यहाँ कितना बचा? 0.05, 0.05। रिमेंबर दिस, दिस इज सिंपल। 3 इंटू 3 9, 0.9, और 4.18, 0.9 को 0.1 मान लो, सॉरी 1 मान लो, 0.9 को क्या मान लोगे? 1, और 4.18 को कितना? 4, तो ये किधर कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 4, वेरी गुड, 4, बराबर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0.05, तो 4.05, नीचे 4 था, नीचे 4 था, और 10⁻³ तुमने कॉमन निकाला है, तो 4 और 4 गया, तो बचा कितना? 1000। तो आपका आंसर लगभग 1000 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना आंसर्स, they may give you 500, they may tell you 950, they may give you 1500, and they may give you 1800 something। तो आंसर क्या आएगा? 903.08। 10⁻³ न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लिया था मैंने, नीचे 4 था, वहीं पे भी क्लियर हो गया था, क्योंकि 1000/4 250, लेकिन करना नहीं वो, 10 के पावर को आखिरी में सॉल्व करना कभी भी। 0.12 इंटू 0.387, 0.387 को 0.4 मान लिया हमने, तो 12 4 का होता है 48, 48 को कर दिया 50, और यहाँ से 2 पॉइंट निकाले थे, यहाँ से 1, तो 10⁻³ वापस दोगे तो 0.05। 50 इंटू 10⁻³ 0.05, 0.05, और यहाँ पे ये 3 है, ये 0.3 है, 0.9 को 1 कर दिया, 4.18 को 4 कर दिया, 4 प्लस 0.05 इज 4.05, नीचे 4 कैंसिल, ऊपर बच गया 10⁻³, मतलब 1000, डन, अप्रोक्सीमेटली 1000। अगला क्वेश्चन, which will require more energy, heating a 0.2 kilogram block of lead by 30 Kelvin or heating 0.4 kilogram block of copper by 5 Kelvin? Specific heat of lead is 128 joule per kilogram per Kelvin, and that of copper is 387 joule per kilogram per Kelvin. Which will require more heat?
मतलब पहले बात तो आपको दोनों का सिर्फ हीट निकालना है, हीट फाइंड करना है। गिवन में क्या है, मास ऑफ लीड कितना दिया है 2, मास ऑफ लीड इज 2 किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर फॉर लीड कितना है 30 केल्विन। फिर मास ऑफ कॉपर कितना दिया, मास ऑफ कॉपर 4 किलोग्राम, एंड डेल्टा टी ऑफ कॉपर इज 5 केल्विन। दैट्स इट। बाकी स्पेसिफिक हीट आपको दिया है दोनों का। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट फॉर लीड, हाउ मच, कितना है 1 to 8 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड दैट ऑफ कॉपर इज 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। डन। तो आपको फाइंड सिर्फ इतना करना है, what is the heat content or heat required for lead and what is the heat required for copper। दोनों फाइंड करो, बता दो फिर फाइंड करके कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। व्हाट इज हीट इक्वेशन, सिंपल बताओ, ms डेल्टा टी। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सिंपल। Q लीड इक्वल टू m लीड, उसके बाद S लीड इंटू डेल्टा टी लीड। m फॉर लीड इज 2 किलोग्राम, इफ आई एम करेक्ट, ये 2 है, ये 100 एंड समथिंग समथिंग 128, और दिस वाज 30। 128 का डबल 256 होता है, 256 इंटू 3, 250 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 750। ऊपर का तुमने 6 छोड़ दिया था, 3 बार छोड़ दिया, 18 ऐड कर लो। कैलकुलेशन शुड बी फास्टर देन कैलकुलेटर। हाँ, टू 128। दो तरीके हैं इसके कैलकुलेशन करने के, 2 मेथड्स। मैं एक बता रहा हूँ, 120 इंटू 3, सॉरी 256। ये याद क्यों रहता है पता है, ये रैम के साइज थे पहले जब आप फोन खरीदने जाते थे, 32 MB, 64 MB, 128, 256, 512, ये याद होना चाहिए। तो 120 इंटू 256 इंटू 30 करना है ना। फिलहाल 256 के 6 को साइड में रखो, 6 को साइड में रख दिया, 250 बचा, 250 इंटू 3 750, 750 बराबर। लेकिन तुमने जीरो भी छोड़ दिया था तो 7500, 7500, और इधर के 6 को तुमने 256 से 6 साइड में रख दिया था ना। तो व्हाट इज 6 इंटू 3 18, 180। तो 7500 में 180 को ऐड कर लो, 7680, यही आएगा, यही आना चाहिए 7680। तो थोड़ा सा डिपेंडेंस आपका पेन पेपर पे कम करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस नाउ। 7680, ये आ गया हीट फॉर लीड। व्हाट इज द हीट फॉर कॉपर, सेम, m कॉपर, s कॉपर, डेल्टा t कॉपर। व्हाट इज m कॉपर 4, व्हाट इज s कॉपर 387। अब देखो बाकी सब बाद में देखते हो, 5 है, कितना है वो 5, ज्यादा इजी हो गया काम। 5 4 द, जीरो को साइड में रखो, 387 का डबल करना है, 400 का डबल कर लो तुम, 800, 800 में से 26 माइनस कर लो, 800 में से 26 माइनस करोगे तो 774, 774, और आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा, 7740, ऑफकोर्स जूल। तो कौन ज्यादा है, कॉपर। डन। देयरफॉर heat for copper is greater than heat for lead। What is the specific heat of a metal if 50 cal मतलब कैलोरी। अब यहाँ पे जाएगी गड़बड़, क्योंकि तुम पहली बात तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बताओ मेरे को, व्हाट इज 1 कैलोरी इन जूल, 4.186, 1 cal is 4.2 roughly joule। So what is the specific heat of a metal if 50 cal of heat is needed to raise 6 kilogram of metal from 20 to 62 degree Celsius। तो आपके पास ओवरऑल क्या दिया था, 50 cal of heat,
हाँ, हीट क्योंकि कैल क्या होता है, व्हाट इज कैलोरी, एनर्जी। तो कैलोरी मतलब एनर्जी। तो गिवन में हमारे पास क्या है, क्या क्या है गिवन में, व्हाट इज गिवन टू यू, क्यू कितना 50 कैल, और 50 इंटू 4.2, इसको शिफ्ट कर दो 42 5 का कितना होता है 210, 420 का आधा होता है वो 210 जूल, बराबर। और क्या दिया था आपको, टेम्परेचर T2 दिया था आपको 62, और T1 कितना था 20 to 62 बोला है ना, हाँ तो 20 डिग्री। तो व्हाट इज डेल्टा टी 42, बराबर। और क्या दिया था, और कुछ बताया ना, समथिंग एल्स, क्या दिया, भूल गए, आई आल्सो डोंट रिमेम्बर नाउ, मास दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यू, कितना 6 kg पक्का, ओके। और क्या पूछा था, फाइंड क्या करना था, स्पेसिफिक, हाँ ठीक है, फिर डजंट मैटर, फिर ठीक है, इफ यू रिमेम्बर देन इट इज ओके। तो मास इज 6 kg, mass is 6 kg, you are supposed to find out specific heat, that is S। तो फॉर्मूला आपको याद ही है, इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो S इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डन, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। S इक्वल टू क्यू 210 अपॉन मास इज 6 एंड डेल्टा टी इज, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब ये 1 और वापस से 5 5/6, 0 चलो ठीक है छोड़ो, 1/3 बताओ, 1/3 बताओ मेरे को, 0.33, 0.33, 1/6 मतलब 1/3 का आधा, तो 0.33 का आधा 0.165 इंटू 5, 0.165 इंटू 5, 8, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 8, बराबर, 8 की 0.8, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8, तो 5/6 0.833, 0.833, क्या लिखूं यहाँ पे, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट ट्रांसफर। एक्चुअली आपके नोट्स में इसके बाद चेंज ऑफ स्टेट है, वो हम आखिरी में करेंगे, प्योरली थ्योरी है, एंड दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज ऑफ स्टेट आपको ऑलरेडी पता है, पता ना, चेंज ऑफ स्टेट, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, वाटर इनटू वेपर, तो वो हम लोग देखेंगे, बट एट लास्ट आई विल फर्स्ट गो अहेड विथ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यू नो विच आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो heat can be transferred from one point of the body to another point of the body, or from one body to another body via 3 different methods। उसमें से एक मेथड है which is called as conduction, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन, वो 12th में आता है आपको, चैप्टर नंबर 3 में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। कन्वेक्शन आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो है 12th, अभी 11 में है, बट इट इज नॉट मच डिटेल्स, just basic idea and the application of convection without any formulas or derivation। But in case of conduction, you will study conduction in detail now in this chapter, convection will be only theory part, radiation will be in detail in 12th। So there are 3 modes of transfer of heat, so heat can be transferred from one point to another, heat can be transferred from one point of a body, from one point of a body to another, या फिर from one body to another,
अब ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? बिकॉज यू हैव बोथ द एग्जांपल्स ऑफ इट. फॉर एग्जांपल, एक चम्मच लो, चम्मच का एक साइड बर्नर के ऊपर रखो, दूसरा साइड आपके हाथ में रखो. You will realize in a while the part of that spoon that was in your hand, it becomes hot. इस केस में एक ही बॉडी में एक पॉइंट से हीट ट्रांसफर हुआ दूसरे पे. That is why I said heat can be transferred from one point of body to another. या फिर फॉर एग्जाम्पल ठंड में आप बाहर रुक जाते हो अंडर सनलाइट, यू एंड सन, यू आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो वहां पे सन इज वन बॉडी एंड यू आर अनदर बॉडी, तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो एक ही बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक रीजन से दूसरे रीजन, या फिर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर by three different methods. By three different methods. मेथड नंबर 1 है कंडक्शन. हम देखेंगे डिटेल में कंडक्शन. मेथड नंबर 2 इज कन्वेक्शन एंड मेथड नंबर 3 इज रेडिएशन. कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन नॉर्मली ये होता है गैसेस में और लिक्विड्स में, मतलब फ्लूइड्स में, और रेडिएशन ये तब होता है जब दो बॉडीज के बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं हो. ठीक, कंडक्शन में एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे हीट जाना है तो बीच में मीडियम होना चाहिए. कन्वेक्शन में भी मीडियम होना चाहिए, लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं है. रेडिएशन में सन से हीट इज रीचिंग अर्थ, देयर इज नथिंग, देयर इज वैक्यूम. तो तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर अलग अलग मटेरियल में होते हैं. कंडक्शन होता है इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन होता है इन लिक्विड्स और गैसेस. ये एसी, इस पे ही एसी वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, राइट. एंड देन रेडिएशन इज व्हेन यू डू नॉट हैव मटेरियल मीडियम बिटवीन टू बॉडीज. तो हम पहले देखेंगे इन डिटेल व्हाट इज कंडक्शन. तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट इन्वॉल्व. मतलब होता क्या है पहले पूरा समझ लो. पूरा थ्योरी है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू राइट डाउन एवरीथिंग हियर. हमारे पास इमेजिन एक रॉड है, सॉलिड है, तो आपको पता है सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है. सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? पीरियोडिक है, वेल अरेंज्ड है, एंड दे आर एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ईच अदर. अब इमेजिन आप रॉड के एक एंड पे हीट सप्लाई कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट एट वन एंड ओनली. तो द एंड वेयर यू आर सप्लाइंग हीट, यहाँ के जो पार्टिकल्स है दे विल रिसीव heat, and heat is energy which can neither be created nor be destroyed. So by taking up this heat, they start vibrating faster and with more amplitude. पहले भी vibrate हो ही रहे थे, but they were vibrating slower and with small amplitudes. Now they start vibrating faster and with more amplitude. And while doing so, this particle, this atom will collide with neighboring particle. There is transfer of energy. So ये जो collision है ये inelastic collision है, because it's transfer of energy from one particle to another. And now similarly ये जो particle है, this will do the same thing. ये now this particle, neighboring particle, by taking up the energy starts vibrating faster and with more amplitude, and then it transfer energy to the next molecule, to the next molecule, to the next molecule. ऐसा करते करते there is transfer of heat from one point of the body to another point without the actual movement of the particle. Particle खुद नहीं गया. As you can see, particle खुद energy लेके गया नहीं. Remember this. The particle is not taking energy and going. It is just transferring energy via collisions. So in case of conduction, conduction is a mode of transfer of heat. Conduction is a mode of transfer of heat. Mode of transfer of heat from one point to another, from one point of a body to another, without actual movement of the particles.
without actual movement of the particles. गुड. तो ज्यादा डिटेल आई विल नॉट राइट डाउन, एज आई टोल्ड यू. इतना थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं, से पता होना चाहिए. तो क्या होता है, the end of the body or the rod where you are providing heat, that end receives heat first, and the particles at that end, they start vibrating faster and with more amplitude. While they are vibrating with more amplitude, they undergo collision with the neighboring particles, transfer their heat to the neighboring particles, and then neighboring particle starts vibrating faster and with more amplitude. This process will continue until whole rod reaches same temperature. इसको आप बोलते हो थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल, तीसरे से चौथे पार्टिकल चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक. और ये कभी होता नहीं है. इट टेक्स इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. बताता हूँ क्यों. तो इट विल नेवर हैपन. ऐसा कभी होता नहीं है. आपने एक जगह पे हीट सप्लाई किया, डेफिनेटली हीट इज being transferred from one point to another with the help of collisions. हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा रॉड सेम टेम्परेचर पे कभी आता ही नहीं है. इट विल टेक इन्फिनाइट टाइम फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन. द रीजन इज कि ये जो दूसरा पार्ट है जहां पे हीट ट्रांसफर होना है, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू. तो यहां से हीट गया और वो ही हीट एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो गया. तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो बढ़ेगा दूसरे एंड का. मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए नाम दे देते हैं. इसको बोलते हैं ए एंड, इसको बोल देते हैं बी एंड. तो हीट इज गोइंग फ्रॉम ए एंड टू बी एंड. गुड. लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि ए एंड और बी एंड का टेम्परेचर हो गया एग्जैक्टली सेम. इट विल नेवर हैपन, क्योंकि वो दूसरा पार्ट है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है. लेकिन तुम यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट भी दे रहे हो. बाकी पार्ट पे कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं. तो व्हाट हैपेंस इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. ए से गया बी तक. हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा रॉड सेम टेम्परेचर पे नहीं आता. जब सेम टेम्परेचर पे आएगा तो हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है. तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बोलते हैं कि ऐसा करो, इमेजिन दिस रॉड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस. तो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू जब तक सब सेक्शंस का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता. मैंने सेम नहीं यूज किया वर्ड. हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है बट नॉट सेम. तो ईच सेक्शन आफ्टर सम टाइम विल रीच अ कांस्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम टेम्परेचर. थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मामूली सा. यू कैन से दिस इज लेट अस से 100 डिग्री, तो वहां तक आते थे 95, 96, 97 में भी. तो हर एक सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस होगा. ये 100 होगा तो ये 99.9, 99.8, 99.7, 99.6, ऐसा करते करते उस एंड तक आते आते में भी 96 हो गया. तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू कब तक? जब तक हर एक सेक्शन डज नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर. आइडियली क्या होना चाहिए था? पूरे रॉड का टेम्परेचर होना चाहिए था सेम. और इतना डिटेल बता रहा हूँ कि आगे जाके टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम का चीज सीखना है आपको. तो यू विल नीड दिस. तो आइडियली एक्सपेक्टेशन ये था कि हीट तब तक फ्लो होगा जब तक पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम होता नहीं है. लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है. तो ऐसा नहीं होता है तो जब तक हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता बट नॉट सेम, कांस्टेंट बट नॉट सेम, तब तक हीट ट्रांसफर चलता रहेगा. दैट इज द आइडिया. है तो क्लियर? गुड. तो कंडक्शन के थ्योरी में इतना ही है. एक तो उसको डिफाइन कर दो. उसके बाद मैंने आपको बताया, imagine a rod, one end of the rod A is heated. The particles at end A receive the heat and they start vibrating faster and with more amplitude. While doing so, they collide with the neighboring particles and transfer their energy. And these neighboring particles now start moving faster with more amplitude and they collide with the next neighbors, hence transferring their energy. So this is how energy is being transferred from one point to another without the actual movement of the particles. Clear? This transfer of heat will continue ideally
कब तक? until whole rod reaches constant temperature which never happens because it takes infinite amount of time, क्योंकि there is heat loss, यहाँ पे आएगा तो एटमॉस्फेयर में heat loss हो जाएगा which takes infinite amount of time, hence the heat transfer will continue until each section of the rod reaches a constant temperature but not same temperature. इतना theory आपको पता होना चाहिए. As I said, a lot of theory, so we will not write down here. जो जरूरत है उतना लिखेंगे. इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी. सब टॉपिक है, कंडक्शन का ही सब टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी. और बहुत सिंपल आइडिया है. आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी पढ़ा है. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. यस, लेकिन थ्योरेटिकली व्हाट इज कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ कंडक्टेंस, मतलब इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मेटल, क्योंकि वो मेटल होता है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. कोई भी एक मटेरियल खुद में से कितना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑन द सिमिलर लाइंस यू कैन डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट. तो क्योंकि तुमने जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था, यहाँ पे तुम थर्मल करंट डिफाइन करने वाले हो, तो तुमको कंपेयर करते आना चाहिए. तो थर्मल कंडक्टिविटी is the measure of ability of a material to conduct what? Heat. Conduct heat through it. और इसका मतलब ये भी होता है, materials with high thermal conductivity means they are good conductors of heat. Example silver, example copper. बराबर. और materials with low value of thermal conductivity are bad conductors of heat. Example plastic, example plastic or wood. Okay, so the materials with हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सेम है ना, वहां पे भी तो वही बोला था हमने, थर्मल कंडक्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टिविटी लो. तो हमने कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को डिफाइन कैसे किया था? ऐसे ही किया था. हमने बोला कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई तो गुड कंडक्टर है, और अगर लो है तो बैड कंडक्टर है. तो वैसा ही है सेम. द मटेरियल्स विथ हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सेम है पूरा का पूरा, सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यहाँ पे हीट फ्लो होता है. हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और क्योंकि मैं आलसी हूं, मैं इसलिए लिखूंगा एंड वाइस वर्सा. मैं नहीं लिखूंगा मटेरियल विद लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है. तो एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगी. एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स. कौन से है गुड कंडक्टर्स? हाँ, ऑफ कोर्स मेटल्स, मतलब कॉपर एंड सिल्वर. सिल्वर ठीक है. बैड कंडक्टर्स प्लास्टिक, वुड, रबर, यस एक्सेट्रा. आयन भी आएगा इसमें फिर, एक्सेट्रा. क्लियर है अब तक? गुड. अब you should know three important concepts here. One is variable state, other is steady state and temperature gradient. तो जब आप थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करते हो तो उसके साथ तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिफाइन होने चाहिए. एक है वेरिएबल स्टेट, एक है स्टेडी स्टेट और एक है टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था दैट वाज रिलेटेड टू दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स. तो वेरिएबल स्टेट मतलब क्या? वेरिएबल स्टेट मतलब ये होता है कि जब तक हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो अनलेस ईच सेक्शन
अटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर नहीं है, हर एक सेक्शन का टेम्परेचर अलग है. तो अनलेस there is heat flow and each section is not at constant temperature, this state is called as variable state. नाम है ना वेरिएबल, क्या वेरी हो रहा है? टेम्परेचर. हीट फ्लो होगा तो हर एक सेक्शन को हीट मिलेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा, राइट. तो अनलेस ईच सेक्शन अटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द कंडक्टर इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्टेट. एक बार सारे के सारे सेक्शन का टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, व्हेन each section of the conductor attains a constant but not same temperature, then the conductor is said to be in steady state. In steady state. अब मान लो A और B इन दोनों सेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज x, मतलब दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन शॉर्ट. और ये जो आपके पास A टर्मिनल है, A पॉइंट है, इसका टर्मिनल कितना है? T1, इसका है T2. तो ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. T1 से T2, तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर? T1 माइनस T2 अपॉन डिस्टेंस क्या है? x. इसको आप बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt बाय dA. और याद रखना ग्रेडियंट ये स्ट्रिक्टली डेरिवेटिव के लिए यूज होता है जब डिनोमिनेटर में dx हो, डिस्टेंस हो. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv by dx, चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, dp by dx. तो ग्रेडियंट मतलब क्या? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डिस्टेंस मतलब, राइट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये तो आप वैसे ठंड में भी फील करते हो, बाहर जाके खड़े होकर तो थोड़ा ठंड लगता है, अंदर आकर थोड़ा कम है. तो एज यू आर एंटरिंग योर हाउस और रूम, देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम भी होता है. सुबह 6 बजे टेम्परेचर अलग है, दोपहर के 12 बजे अलग है. यू कैन नॉट कॉल दैट एज ग्रेडियंट. उसको आप बोलोगे टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. तो व्हाट इज हैपनिंग इज, नंबर 1, जब तक हीट फ्लो चालू है आप टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल स्टेट है. अनलेस ईच सेक्शन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यू कैन नॉट डिफाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो पहले कंडक्टर को स्टेडी स्टेट पे आने देना पड़ेगा. स्टेडी स्टेट पे आने के बाद क्या हो गया? हर एक सेक्शन का टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट. T1 एक पॉइंट का टेम्परेचर है T1 और दूसरे एंड का है T2. ऑफ कोर्स T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि द एंड विच इज रिसीविंग हीट इज T1. तो T1 minus T2 is the difference in temperature between the two ends of conductor divided by distance between A and B is known as temperature gradient. फिर मुझे ऐसा यूनिट बता दो. What is ऐसा यूनिट? केल्विन पर मीटर. केल्विन पर मीटर. और नॉन एसआई में डिग्री सेल्सियस पर मीटर. डायमेंशंस T1 L minus 1, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर नीचे डिस्टेंस है. T1 L minus 1. यहाँ तक क्लियर? बाकी का फिर अभी कल देखते हैं.